नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी चल पड़ी है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि एलजी सरकारी कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि एलजी ने बिना केजरीवाल सरकार को जानकारी दिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी के इस कदम को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि एलजी अपने अधिकार क्षेत्र वाले विभागों पर फोकस करें। आतिशी ने बताया कि सोमवार 30 तारीख को नए एलजी ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और आदेश दिए। संबंधित मंत्री को इस बारे में नहीं बताया गया। आतिशी ने कहा कि मैं एलजी महोदय को बताना चाहूंगी क्योंकि वे नए एलजी बने हैं। दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत लॉ एंड ऑर्डर और फिर पुलिस केंद्र का जिम्मे है और इसके अलावा बिजली पानी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह देश का संविधान कहता है, इसलिए जो मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आते हैं उन मुद्दों पर एलजी साहब अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं तो वो संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। आप नेता ने कहा कि मैं उनसे कहना चाहती हूं कि 3 कूड़े के पहाड़ों की व्यवस्था सुधारिए। गंदगी दिल्ली की बड़ी समस्या है। एमसीडी इस मामले में बिल्कुल नाकाम रही है। वो किसी भी महिला से बात करें तो पता चलेगा कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या है, वो उसे सुलझाएं। हर तरफ चोरियां हो रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की स्थिति सुधरती है तो दिल्ली वालों के लिए भी अच्छा होगा। मैं उनसे अपील करती हूं कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की फेरबदल की कोशिश न करें। आतिशी ने कहा, अगर एलजी मीटिंग करना चाहते हैं तो सीएम से बोलें, सीएम उन्हें लेकर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होता है तो सीएम कमिश्नर से बात नहीं करते हैं, वो एलजी से बात करते हैं। अब नए एलजी आए तो सीएम ने सबसे पहले यही कहा कि हम मिलजुल कर दिल्ली वालों के हक में काम करेंगे, लेकिन एलजी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपना रहे। देखिए, 30 मई को आदरणीय एलजी महोदय ने दिल्ली जल बोर्ड की अफसरों की एक मीटिंग बुलाई है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड जो पानी की व्यवस्था है, जो बिजली की व्यवस्था है, जो स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था है, ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आता है। अगर एलजी साहब इन मुद्दों पर मीटिंग बुलाएंगे तो फिर दिल्ली में केओस हो जाएगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार एक आदेश देगी, एलजी साहब दूसरा आदेश देंगे। संविधान ये स्पष्ट तौर पे कहता है कि केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे के तहत 3 मुद्दे आते हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। और अभी क्योंकि एमसीडी भी डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंडर आता है, अब एक चौथा मुद्दा एमसीडी भी डाल दीजिए। तो इसलिए हमारा एलजी साहब से ये निवेदन है कि जो मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों को हैंडल करने दीजिए। दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, दिल्ली में साफ सफाई कितना बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा है। ये सारे मुद्दे एलजी साहब के डायरेक्टली अंडर आते हैं। तो हमारा तो बस विनम्र निवेदन है कि जो मुद्दे आपके अंडर आते हैं, आप अगर उनको सॉल्व करेंगे, उन पर काम करेंगे तो दिल्ली वालों की बेहतरी होगी। जो मुद्दे चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री और उनको कैबिनेट मंत्रियों को डील करने दिया। देखिए, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि एलजी साहब दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, दिल्ली में सुधार लेके आना चाहते हैं। अगर एलजी और चुनी हुई सरकार काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे तो दिल्ली वालों के लिए बेहतरी है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार अपने डोमेन्स में काम करेगी, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, तो दिल्ली वालों का भला होगा। एलजी साहब सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, साफ सफाई पे काम करेंगे तो दिल्ली वालों का भला होगा। हमारा तो बस एलजी साहब से यही आग्रह है कि चुनी हुई सरकार के डिपार्टमेंट्स में इंटरफेयर ना करें, अफसरों को ना बुलाएं, वरना उससे सिर्फ और सिर्फ केओस होगा और दिल्ली वालों का नुकसान होगा। करनी होती लॉ एंड ऑर्डर को तो सीएम एलजी को बोलते हैं, तो आपको लगता है उन्हें चरणबद्ध तरीके से इस तरह से करना चाहिए था? देखिए, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि एलजी साहब दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, दिल्ली में सुधार लेके आना चाहते हैं। अगर एलजी और चुनी हुई सरकार काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे तो दिल्ली वालों के लिए बेहतरी है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार अपने डोमेन्स में काम करेगी, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, तो दिल्ली वालों का भला होगा। एलजी साहब सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, साफ सफाई पे काम करेंगे तो दिल्ली वालों। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब एलजी पर आरोप लगा रही है, आपको बता दें कि
आप विधायक आतिशी ने एलजी पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एलजी जो है यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल अभी नए हैं और वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने एलजी ने जो मीटिंग बुलाई दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की, उसको असंवैधानिक बताया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर सरकार का ये कहना है कि एलजी ने बिना केजरीवाल सरकार की जानकारी दिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, अब अगर आम आदमी पार्टी इसे देखे तो ये सीधे तौर पर असंवैधानिक है, क्योंकि एलजी के अधिकार क्षेत्र में ये कार्य नहीं आते हैं। और उसी को लेकर आतिशी ने साफ कहा कि एलजी अपने अधिकार क्षेत्र के कार्यों पर फोकस करें और हमें अपने अधिकार क्षेत्र के कार्य करने दें। जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है और इसलिए दिल्ली सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। और अगर एलजी को इस पर बात करनी थी तो उन्हें सीधा सीएम से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल को अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बात करनी है तो वो कमिश्नर से बात ना करके एलजी से बात करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पार्टी और एलजी में एक बार फिर से तनातनी का माहौल बन पड़ा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी चल रही है और ये तनातनी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के आरोपों के बाद शुरू हुई है। दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि एलजी सरकारी कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि एलजी ने बिना केजरीवाल सरकार को जानकारी दिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। अब आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि एलजी के ये जो कदम है वो असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि एलजी अपने अधिकार क्षेत्र वाले विभागों पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको तारुफ आपसे करवा देते हैं। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ, नेता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, और इसके साथ विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। कुछ देर में हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तब तक गुरविंदर सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगी। गुरविंदर सिंह जी, जिस तरीके से अभी दिल्ली में ये तनातनी चल रही है, तनातनी का माहौल दिल्ली में जिस तरीके से बरकरार है, क्या कुछ आप इसको लेकर कहेंगे? क्योंकि एलजी ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया। चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। विपिन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में तनातनी का माहौल एक बार फिर से बरकरार है, आपको बता दें कि उपराज्यपाल विजय सिंह सोलंकी ने, माफ कीजिएगा, विजय सक्सेना ने एक बैठक बुलाई थी और उसी को लेकर जिस तरीके से ये तनातनी चल रही है उसी पर चर्चा कर लेते हैं। गुरविंदर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अभी मिली है मुस्कान जी आवाज अब। जी, जिस तरीके से एलजी की अगर बात करें दिल्ली में, तो उन्होंने जल बोर्ड की बैठक बुलाई, दिल्ली जल बोर्ड की, और उसको लेकर अब आपकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उनको घेर रही है और उनकी इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बता रही है। मुस्कान जी, एलजी साहब अभी नए आए हैं और शायद उनको अपने काम करने के दायरे का कम ज्ञान होगा, इसीलिए उन्होंने ये जल बोर्ड की मीटिंग बुलाई है जो उनको नहीं बुलानी चाहिए थी। जब पहले से ही डिसाइड हुआ है कि जो विभाग एलजी साहब के अधीन है उनकी बैठक को जब मर्जी बुलाएं डायरेक्ट। अगर हमें या हमारी सरकार को जरूरत पड़ेगी तो हम एलजी साहब से बोलेंगे कि हम पुलिस में, लॉ एंड ऑर्डर में या भूमि के किसी भी मामले में मीटिंग या किसी तरह की बात करना चाहते हैं। तो एलजी साहब को भी चाहिए था कि अगर वो जल बोर्ड के किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो वो सीएम साहब को बोलते, तो बजाय इसके कि एक दूसरे में तनातनी बनती। मिलकर काम करने का मजा कोई और है, और अगर एलजी साहब ऐसे चलेंगे तो काम कैसे चलेगा? पहले स्टार्टिंग में कई आपने देखा है कि इतिहास में कई एलजी थे, वो खींचातानी में रहे, उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन कर दिया, विभाग भी हो गए, सभी कुछ हो गए कि कौन सा विभाग किसको होना है।
तो उसमें इंटरफेरेंस जो है वो डायरेक्ट एलजी साहब को नहीं करनी चाहिए। बहुत उनका संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। तो हमें भी गर्व होगा कि हम सरकार से और संवैधानिक तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एलजी साहब ऐसे करेंगे तो वो ये कतई ना दिल्ली की जनता बर्दाश्त करेगी और ना दिल्ली गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा। ठीक है विपिन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि आखिर ये जिस तरीके से डिसाइड हुआ कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये विभाग आएंगे और एलजी के अधिकार क्षेत्र में जो विभाग आएंगे उसको लेकर पहले बंटवारा कर दिया गया था। बावजूद इसके इस समय ये जो चीजें हो रही है और हमने कई बार ऐसी चीजें देखी है, जब अधिकार क्षेत्रों की बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि मसले बीच में उलझ कर रह जाते हैं। निश्चित बात है, यहाँ पर जिम्मेदारी सबकी बनती है। अगर हम एलजी साहब की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, सबको ये मद्देनजर रखनी पड़ेगी बात कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला हुआ, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं है दिल्ली के पास। और ये नहीं है ऐसा कि केवल एक दिल्ली राजधानी जो है, राजधानी को पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला। आप विश्व में बड़े बड़े मुल्कों में चले जाइए, वहां पर भी पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला जो वहां की राजधानियां हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको उसी दायरे में काम करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ जब तक तालमेल नहीं बिठाया जाएगा तब तक आप जो बेशुमार मुद्दे हैं, चुनौतियां जो सामने हैं दिल्ली के सामने, उसका समाधान कैसे निकाल पाएंगे। और ये तनातनी तो 2015 से चल रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली वासी इंतजार में बैठे हैं कि कब उनके अधूरे सपने पूरे होंगे। और ये बार बार एक मिनट पहले आप पूरे विचार सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। यहाँ पर तनातनी की जो आपस की बात है, मैं एलजी साहब की बात कर रहा हूँ और दिल्ली सरकार के बीच जो टकराव की बात है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक आम आदमी क्या अपेक्षा करता है, अगर हम दिल्ली वासी की बात करें, वो अपेक्षा करता है कि यहाँ पर विकास की बात हो और आप दिल्ली को और आगे ले जाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिल्ली का नाम हो। निश्चित बात है, एक अच्छी शुरुआत करी है आम आदमी पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, देश के मेंटोर जो कार्यक्रम है उसकी हर एक मंच पे तारीफ होती है और मैं खुद बतौर पत्रकार तारीफ करता हूं। और सबसे बड़ी बात है मुस्कान जी, मैं जिक्र करना चाहूंगा 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा था, हर एक चर्चा में मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं उस दौर का जिक्र करता हूं जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। वहां पर देखिए बड़े कम नेता हैं, ऐसे बहुत कम नेता हैं, आप किसी भी मुल्क में चल जाए जहां पर जो श्रेय लेने के लिए तो हर कोई आगे होड़ में आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विफलता के लिए बड़े कम नेताओं में उनका नाम शुमार होगा शीला दीक्षित का, जो विफलता के लिए भी जिम्मेदारी लेती थी। वो कहती थी बक स्टॉप्स हियर एट माय ऑफिस। तो ये बातें नेताओं से ये अपेक्षा करी जाती है कि अगर आप श्रेय लेते हैं, विफलता के लिए भी आप तैयार रहें, तभी एक अच्छा संदेश दे पाएंगे आप अपनी जनता को, अपनी आवाम को। और यहाँ पर जो अब जब तक एक मंच पे बैठेंगे नहीं, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। एक तरफ बिल्कुल दिल्ली सरकार जब बोलती है, वो दलील देती है कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की बात करें और शिक्षा की बात करें और स्वास्थ्य की बात करें, तो वो सारे अधिकार दिल्ली सरकार के तहत आते हैं, उनके अधीन है। और यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करें, पुलिस की बात करें, वो सब एलजी के अधीन है। तो यहाँ पर अगर कोई किसी बात की आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा और आपस में उसको कहें मतभेद हैं या कुछ ऐसी बातें जब तक एक मंच पे नहीं बैठेंगे, वो कैसे दूर हो पाएंगी। तो यहाँ पर कोरोना करना चाहूंगा, कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, ये तो किसी की देन नहीं है, वहां पर भी बड़ी अजीब सी बात सुनने में आती थी ये कि कोई ये तो है नहीं कि आप नरेंद्र मोदी की देन है कोरोना। ये तो एकाएक सर पे सदी की सबसे बड़ी महामारी जब आई और लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी, वहां पर भी तालमेल के अभाव के कारण नुकसान किसका हुआ, एक आम आदमी का। प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए, लंबे सफर पर निकल गया। अब कहीं भी किसी भी राज्य सरकारों की बात करें और वहां पर आपस में तालमेल नहीं था, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे। और उसमें क्या सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, समय की पुकार ये थी कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहे और उनके लिए वही व्यवस्था कराई जाए। लेकिन आपस में तालमेल का अभाव था और जिसके कारण प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। गर्भवती महिलाएं, सोच के देखिए आप, कितना दिल दहल जाता है सोच के। गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पर निकल गई और जो उनके बैग थे वो ट्रॉली का काम कर रहे थे।
तो ये सोचने की बात है कि वहां पर भी राजनीति ने थमने का नाम नहीं लिया, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, जिसके कारण आपने देखा कि जब दूसरी कोरोना की लहर आई, जब कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया, वहां पर लाशों के अंबार लग गए थे, बिल्कुल कब्रिस्तान बिल्कुल शमशान घाटों में लंबी कतारें थी, वहां पर इंतजार करना पड़ता था। बड़े कम परिवार होंगे जिनके घर में कोई जान मान का नुकसान ना हो। कोरोना पर ठीक है बहस विपिन जी, नहीं आ रही हूँ मैं है। आपके पास। ढिल्लो साहब, मैं जनाब एक मिनट, जनाब एक सेकंड, अगर आप पूरे विचार सुने, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हम लोग संतुलित होकर बात करते हैं, हम लोग किसी पे आप ये मैं आम आदमी पार्टी है उसकी बात नहीं कर रहा, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपस में जब तनातनी की बात आ जाती है, नौबत आ जाती है, बिल्कुल वो कैसे उस समस्या से कैसे उससे निजात पाया जाए, कैसे बाहर निकला जाए, ताकि हमारा जो ध्यान केंद्रित हो पाए जनता के मुद्दों पर। और यहाँ पर अमूमन यही देखा जाता है पिछले कई वर्षों से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी गलती है या केंद्र सरकार की, यहाँ पर अगर पेच फंसा हुआ है तो उसका समस्या का समाधान तो निकालना चाहिए। वो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? आम आदमी तो आएगा नहीं, आम आदमी ने तो अपनी भूमिका निभा दी। बिल्कुल जब ठीक लोकतंत्र है के विपिन जी। महापर्व में, चुनावों में उसने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई, और आपकी सरकार को मैं तो बिल्कुल तारीफ करता हूं। 2 बारी अगर प्रचंड बहुमत आपकी सरकार को मिला है, आम आदमी पार्टी सरकार को, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, उनको आपकी नीतियां पसंद आई और उन्होंने आपको स्वीकार करा। तो यहां पर अगर पेच फंसा हुआ है, एलजी साहब के साथ आपकी टकरार थमने का नाम नहीं ले रही, तो यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बजती, यहाँ पर दोनों को एक मंच पर बैठना पड़ेगा और तभी आप समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। और ठीक है केजरीवाल विपिन जी, साहब ने ठीक तो है, बिल्कुल मैं आ अपना रही हूँ एक बार फिर से आपके रवैया पास। साफ करा था जब उन्होंने कार्यभार संभाला, वीके सक्सेना साहब ने, तो वहां पर उन्होंने बोला था मिलजुल के काम करेंगे, दिल्ली को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। ठीक यही है, देखना चलिए मैं है एक बार फिर से आऊंगी कि आपके यहाँ पास पर विपिन जो जी, एक बोला बार फिर से है आऊंगी। उस पे आ अमल हो। रही हूँ विपिन जी, आ रही हूँ। ढिल्लो साहब अपनी बात रखें। मुस्कान जी, जो विपिन जी ने जो बातें रखी हैं, तो जरा विपिन जी ऐसे हैं जैसे कोई बीच बीच में हमारी भी तारीफ कर रहे हैं, बीच बीच में एलजी की भी कर रहे हैं और गोलमोल भी कर रहे हैं। नहीं, इसे बात गोलमोल जो नहीं है कहेंगे, वो इसे तो विपिन जी निष्पक्ष आप कहेंगे ना। जो सही है उसकी तारीफ हो रही है, इसे गोलमोल तो नहीं कहेंगे ढिल्लो साहब। जो नहीं सही नहीं है उसकी निष्पक्ष तारीफ तो नहीं होनी है। बनती है, चाहे आप सही हो चाहे फिर एलजी सही हो। मुस्कान जी अगर निष्पक्ष ही होते तो फिर मैं बीच में इंटरफेरेंस नहीं करता। देखो आप बिल्कुल जो पिछले अभी एलजी गए हैं उनसे ठीक तालमेल चल रहा था, तो विपिन जी ने उसके बारे में तो बोला नहीं कि उनसे तालमेल ठीक चल रहा था, कोई तनातनी नहीं थी। अभी जिस दिन से ये कैसी नए बात कर रहे एलजी हैं आए आप? हैं, आप ही की सरकार थी दिल्ली में, जब कोई भी आप योजना लेकर आते हैं, जब घर घर राशन योजना जो केजरीवाल साहब की थी, सीधे तौर पर कहा गया कि अनिल बैजल हैं जो हमें रोक रहे हैं, वो हमें काम नहीं करने दे रहे। कितनी बार आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए? नहीं तो वो तो उसके बाद डिसीजन हो गया ना मुस्कान जी, डिसीजन हो गया, कोर्ट ने डिसीजन कर दिया, डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस करेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट हमारे हैं जो बात तो हमें दे वही है ना दिए ढिल्लो साहब, उनमें बात सब। तो फिर भी कोर्ट तक पहुंची ना। वे यही तो कह रहे हैं विपिन साहब, क्या आप नहीं वहां जी, तक कोर्ट जाने ने ही क्यों देते? डिसीजन दे बातों को दिया ना। आपस में बैठकर सुलझाइए ना। नहीं जी, जब कोर्ट में डिसीजन हो गया तो फिर उसके बाद भी अब एलजी साहब जानबूझकर पहल कर रहे हैं, पहलकदमी करके जल बोर्ड की मीटिंग बुला रहे हैं। तो एलजी साहब को क्या एलर्जी है, वो सीएम साहब को क्यों नहीं बोलते हैं मीटिंग बुलाने के लिए? दिल्ली सरकार को क्यों नहीं बोलते हैं मीटिंग बुलाने के लिए? डायरेक्ट ऐसे इंटरफेरेंस करेंगे तो कल को जो है सीएम साहब उनके डिपार्टमेंटों के ऑफिसरों को ऐसे बुलाएंगे तो देखिए, ये तो ये तनातनी तो हम चलेगी ही। शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के अंडर है तो आम आदमी पार्टी हाथ पर हाथ रखे तो बैठेगी नहीं। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, अधिकारियों से। दिक्कत क्या है इसमें? अगर उन्होंने इस बिल्कुल बात को बिल्कुल। उठाया है तो फिर समस्या कहाँ पर है? नहीं तो एलजी साहब को बोलना चाहिए था ना, दिल्ली गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था। अगर दिल्ली बोर्ड से दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग उन्होंने डायरेक्ट बुलाई है, दिल्ली सरकार को बोलते, उनकी संतुष्टि होती, उनको पता चलता कि कहाँ पे कोई जो उनकी संतुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन बजाय इसके कि उन्होंने दिल्ली सरकार को बोलने के, उन्होंने डायरेक्ट जल बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, जो संवैधानिक तौर पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही मैं गलत का 15 मसला सेकंड एक विपिन बात जी बोलना चला चाहूंगा हुआ है मुस्कान जी, यहाँ पर। अगर आप अनुमति दें 15 सेकंड सिर्फ। जी देखिए जी ऐसा विपिन है जी। कि मैं ढिल्लो साहब ने जो विचार रखे, मैं तो उनका सम्मान ही करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा दुख हुआ जब उन्होंने बोला कि मैं गोलमोल बात कर रहा हूं। मैंने तो सारे पहलुओं को उजागर करा, उनको आगे लेके आया। और यहाँ पर अगर मैंने जिक्र करा कि 1998 से लेकर 2013 का जो दौर मैंने
उससे कौन सा दिल्ली वासी इत्तेफाक नहीं रखेगा? विकास के कार्य हुए थे उस कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी, और जहां पर विधानसभा में आप नजर फेराएंगे, नजर जाती थी, वहां पर आपको कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। हम इसका दूसरा पहलू भी बोलते हैं, जब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे होते हैं तो बोलते हैं आज आप आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। आप लोग 2 चुनाव हुए दिल्ली में, राजधानी में, जहां पर आपके विधायक होते थे, आपका बोलबाला हुआ करता था, आप अपना खाता नहीं खोल पाते हैं। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस पार्टी, तो ये अपने आप में सोचने लायक बात है कि यहाँ पर अगर नेताओं को कोई भी राजनीतिक दल उसको अगर आईना दिखाने का कोई काम करे तो वो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग पत्रकार लोग हैं, निष्पक्ष होकर बात करते हैं। और निश्चित बात है, मैंने तो ये बात बिल्कुल साफ करी यहाँ पर कि यहाँ पर सबको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, और एक मंच पर बैठने का अभी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कोई मुहूर्त आएगा कि यहाँ पर जब आप पानी सर के ऊपर से निकल जाए? यहाँ पर क्योंकि चुनौतियों बेशुमार है, और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना ने वैसे ही हम लोगों को कई वर्ष पीछे कर दिया है। और बच्चों में सोचिए, मैं मुस्कान जी जरूर जिक्र करना चाहूंगा, अभी ढिल्लों साहब जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने बोला कि मैं चर्चा को डीरेल कर रहा हूं या मैं प्रवासी मजदूर तक पहुंच गया, उसका कोई कारण था। यहाँ पर हमारी सोच जानी चाहिए, क्या बच्चे अभिन्न हिस्सा नहीं है देश की आवाम के? तो यहाँ पर बच्चों का सोचिए क्या असर रहा होगा कोरोना काल से। जो बच्चे पढ़ रहे थे, शिक्षा के मंदिरों में जाते थे, वहां पर जब ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए तो कितना, जब उन्होंने बच्चों ने धैर्य दिखाया, तो यहाँ पर आप सोचना है कि कम से कम अगर अभी राजनीति थमेगी नहीं तो हम लोग, हमारा देश, महान मुल्क जिसको हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, वो और कितना पीछे चला जाएगा। ढिल्लों साहब, हो तो ये भी सकता था ना कि जिस तरीके से आप मीडिया में आकर एलजी पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आप उन्हीं को बैठक के लिए बुला लेते, उनसे बैठक करके बातचीत करके समस्याओं का हल हो सकता था। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई भी एक चीज हुई तो आप मीडिया के सामने आकर इस तरीके से आप अपनी जो भी तमाम आपके बीच के तनातनी है उसको उजागर करेंगे? बैठकर भी तो बातचीत हो सकती है ऐसे मसलों पर। मुस्कान जी, एलजी साहब ने ये जानबूझकर छेड़खानी करने का एक तरीका अपनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से, बजाय देखो अब एमसीडी का उनके पास चार्ज है, उधर एलजी साहब का कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली में गंदगी का कितना बड़ा ढेर लगे हैं, कितनी गंदगी है दिल्ली में, उसकी सफाई की तरफ एलजी साहब को कोई ध्यान नहीं है। एमसीडी उनके पास है, अब एमसीडी उनके अंडर काम कर रही है, बजाय इधर ध्यान देने के जल बोर्ड की तरफ तो एलजी साहब का ध्यान चला गया, लेकिन एमसीडी को कौन देखेगा जो उनके पास है? ये सारा कुछ उनको देखना चाहिए था। और दूसरी रही बात, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया के बिना तो काम चलता ही नहीं है, क्योंकि हम जो एलजी साहब की मानसिक स्थिति है उसको समझ रहे हैं कि वो कैसे चेक करना क्या चाहते हैं। इसीलिए हम मीडिया में गए और मीडिया में बताया हमने। एक बार बैठकर बातचीत भी तो हो सकती थी आपकी। अब अभी देख लीजिए जिस तरीके से अग्निकांड अभी मुंडका में हुआ, उसमें जब बातचीत हुई तो उसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो बीजेपी के अंडर थी, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी के अंडर थी। समस्या का हल तो नहीं निकला ना, वही आगे हो रहा है। पता है कि बीजेपी के अंडर थी जी। जो अग्निकांड हुआ था वो तो आपको भी मालूम है कि वो बीजेपी की ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमें तो पता है, लेकिन आप नहीं मानते ना, लोग तो नहीं मानते हैं ना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी उनकी सरकारें तो नहीं मानती हैं। चलिए वो आपने कह दिया, अब और सुनिए अभी जो स्वच्छता का मुद्दा आपने उठाया, आप कहते हैं कि वो बीजेपी के अंडर है स्वच्छता का मुद्दा, कूड़े का ढेर, लेकिन बीजेपी कहती है कि जो भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, जो भी बाकी की सड़कें हैं, वहां पर साफ सफाई का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी के अंडर आता है। किसकी सुने? मुस्कान जी, वो तो आप भी समझते हैं, सभी लोग भी समझते हैं कि दिल्ली में साफ सफाई का काम एमसीडी का है, और एमसीडी क्योंकि आजकल अंडर जो है चल रही है एलजी साहब के नीचे है। दोबारा इलेक्शन हो गए, नई बॉडी आएगी, फिर देखा जाएगा, लेकिन एलजी साहब उसको चला रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा कि वो पीडब्ल्यूडी की रोड है और वो गंदी रहेगी, उसको एमसीडी सफाई नहीं करेगी। इससे तो आधी से ज्यादा रोड सड़कें जो है वो एमसीडी के अंडर है। सफाई सफाई का काम जो है वो एमसीडी का ही है। विपिन साहब, दो एक सीधे सीधे उदाहरण मैंने दिए हैं, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, हालांकि बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे इस मसले पर। जिस तरीके से ये दो ही एग्जाम्पल हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतभेद चल रहा है अपने अपने अधिकारों को लेकर। निश्चित बात है, देखिए उसके पहले भी, क्योंकि यहाँ फिरस्त काफी लंबी है,
ना थमने वाली ये जो एक सिलसिला सा शुरू हो चुका है तनातनी का, तो ये उम्मीद कम दिखाई देती है, जबकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि लैंडफिल साइट्स को लेकर गाजीपुर की बात करें, ओखला की बात करें, तो यहाँ पर ये वहां पर भी एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो उसमें पिस कौन रहा है? आम आदमी पिस रहा है। उसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है, जवाबदेही किसकी बनती है? ये तो आपस में जब तक बैठा नहीं जाएगा, एक दूसरे के साथ संयम से बातचीत नहीं होगी, तो संवाद नहीं होगा, तो वो समस्या का समाधान बड़ा मुश्किल लग रहा है निकलना। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह की बात करें या बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें भी लेके बहुत बड़ा वाद विवाद है कि यहाँ पर भाजपा बोलती है कि ये आम आदमी पार्टी ने तनख्वाहें देनी है जो बकाया है, और आम आदमी पार्टी अपनी बात करती है कि वो ये भाजपा ने देना था, एमसीडी का है जिम्मेदारी उनके। तो ये बातें में इसमें भी फिर वही बात निष्कर्ष निकलता है कि पिस कौन रहा है, कि वो कर्मचारी पिस रहे हैं। तो यहाँ पर अब वक्त है कि यहाँ पर जो पहल करेगा और आगे 2 कदम बढ़ाएगा, तो निश्चित बात है जनता तक अच्छा संदेश जाएगा कि कम से कम हमने अपनी तरह से एक प्रयास करे, कोशिश करी कि ताकि ये जो मसला है उसको सुलझा दिया जाए, क्योंकि उसमें आम आदमी का हित जो है उसका सवाल है। और यहाँ पर इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई अहम बीच में आना नहीं चाहिए कि ये वर्चस्व की बात नहीं है। यहाँ पर अगर जो भी पहल करेगा तो जनता जनार्दन होती है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक को सब समझ आती है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी पहल करती है, 2 कदम आगे करती है, जो एक देखिए एक अच्छी बात है। ढिल्लों साहब यहाँ बैठे हैं, ये जरूर मेरी बात के साथ इत्तेफाक रखेंगे। हम तो तारीफ करते हैं कि जब केजरीवाल साहब ने तारीफ करी थी और एक बोला था कि अब हम मिलजुल कर काम करेंगे, जब नए एलजी सक्सेना साहब ने कार्यभार संभाला, शपथ ली थी, तो यहाँ पर यही बात है कि एक नजीर पेश करने का वक्त है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या संदेश जाता है? तो यहाँ पर आप कम से कम ये जो घमासान मचा हुआ है उसको थम जाना चाहिए, और कोई बाहर से कोई नहीं आएगा इसको सुलझाने। सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। मैं आ रही विपिन जी आपके पास। सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सुरेंद्र सिंह जी आपका एनबी न्यूज पर। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ नेता जुड़े हैं गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, और विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि एलजी ने जो मीटिंग बुलाई वो अब असंवैधानिक थी, क्योंकि जो जल बोर्ड है वो आम आदमी पार्टी के अंडर आता है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र का कार्य है वो कर लीजिए पहले। देखिए मुस्कान जी, जहां तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सफाई जो है एमसीडी के अंदर है, ये सच है कि सफाई एमसीडी के अंदर है, लेकिन ये भूल गए हैं कि 13,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार से मिला, लेकिन कर्मचारी को ना वेतन नहीं दिया। इन्होंने सारा पैसा जो है हड़प लिए और अपने दूसरे फंड में लगा दिए। अगर कर्मचारी को सही टाइम पे वेतन देते तो आज ये नौबत नहीं आता। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने पानी की बात करूं या बिजली की बात करूं, ये तो फ्री 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 की जो इन्होंने नाटक लगा रखे हैं। आज दिल्ली की जो आ रही है, आज भी समझ आ रही है इनकी। चलिए ठीक है, इस तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। तब तक अपनी बात रखें सुरेंद्र सिंह जी। जी सुन पा रही हूँ मैं आपको, अपनी बात रखें। तो जिस प्रकार से आज दिल्ली के लिए हालत खराब हुआ है, उसका जिम्मेदारी जो है सिर्फ ये आम आदमी पार्टी के सरकार के पास है। करोड़ रुपया दिए, जो सफाई कर्मचारी थे वो पैसा हड़प गए, उनको वेतन नहीं दिए सही टाइम पे, जिसका कारण जो है सफाई कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले गए। आज जो वहां पे दिल्ली के अंदर जो इस प्रकार की जो समस्या खड़ा हुआ है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से। दूसरी बात, 250 करोड़ के आसपास जो है केंद्र सरकार ने यमुना सफाई के लिए दिए। क्या आप खुद सोच सकते हैं मुस्कान जी, यमुना का पानी कितना गंदा पड़ा हुआ है, कहीं पे सफाई नजर आ रहा है क्या? वो भी पैसा हड़प लिए। और इन्होंने कहा था, वायदा किया था कि हम 120 अस्पताल बनाएंगे, एक भी अस्पताल आज तक नहीं बनाए क्या? मोहल्ला क्लिनिक। उस मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते
और ये बिलाई और क्या क्या वहां पे जाके जो है ना पास कर लिए। एक भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई इलाज नहीं होता है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है मोहल्ला क्लिनिक अंदर। इन्होंने कहा 500 स्कूल हम नया बनाएंगे, एक भी स्कूल नहीं बनाए। एक भी स्कूल का जमीन का पेपर सिर्फ दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने विकास किया। चलिए ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दिलो साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सुरेंद्र सिंह जी सीधे सीधे आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर जल बोर्ड आपके अंडर है तो यमुना का पानी अभी तक क्यों गंदा पड़ा हुआ है, क्यों साफ नहीं हुआ? मुस्कान जी, यमुना के पानी की सफाई का काम चल रहा है और जो हमने वादा किया है उसके अनुसार जितना जितना जो भी काम है वो हम कर रहे हैं। और ये जो सुरेंद्र जी हैं, ये तो ऐसे भाषण और हमारी गिनतियां गिनवा रहे हैं जैसे इलेक्शन का समय हो। सुरेंद्र जी, मेरा निवेदन है आपसे, ये आप इलेक्शन के चुनाव के समय का भाषण अभी मत दीजिए। वो चुनाव के समय देखा जाएगा, हमने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता बता देगी। हम क्या कर रहे हैं वो भी जनता बता देगी। जो आप कर रहे हैं वो आपको जनता पिछले 3 बार के चुनाव में बता चुकी है और आगे भी बताएगी। नहीं, विपक्ष तो आपको दिखाएगा ना कहीं ना कहीं। अगर कहीं कोई दिक्कत है सरकार में तो विपक्ष को तो बताना ही होगा इस पर। और सीधी बात यह है कि देखिए, बात तो साफ सी है, अगर जल बोर्ड आपके अंडर है तो आपको उसमें सुविधाएं करनी चाहिए थी। यमुना का पानी जो है वो पूरे तरीके से आपको साफ करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब उसका कारण क्या समझा जाए? अब आप कह रहे हैं कि उस पर काम चल रहा है। काम तो बहुत लंबे समय से चल रहा होगा ना। कब से वादा किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने साफ पानी दिल्ली वासियों को देने का? साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी दे रहे हैं। वही उसी यमुना का पानी जाता है पूरी दिल्ली में। मैं आ रही हूँ विपिन जी, आ रही हूँ विपिन जी। उसी यमुना का पानी जाता है दिलो साहब दिल्ली में, उसी यमुना का पानी जाता है जिसमें सफेद झाग है। नहीं, जो हम लोगों को पीने के लिए पानी दे रहे हैं वो बिल्कुल स्वच्छ पानी दे रहे हैं। कोई अलग से यमुना बनाई क्या आपने दिल्ली वासियों को पानी देने के लिए? पानी तो स्वच्छ दे रहे हैं ना, ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर दे रहे हैं, कहीं से दे रहे हैं, दे तो रहे हैं ना। ठीक है, विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन जी, मैं ढिल्लों साहब, मैं चाहूंगा 2 मिनट आप मेरी भी बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। मैं अगर उदाहरण एक देना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पे बोलूंगा। मेरे पिताजी 90 वर्ष के आसपास हैं और वो गलत बात तो बोलेंगे नहीं। यहाँ पर अब तो पानी साफ आ रहा है, इसमें मैं इस बात को नहीं नकारूंगा। लेकिन अभी थोड़े समय पहले चाहे वो सीवर की लाइनें पानी की लाइनों के साथ मिल गई थी या क्या बात थी, लेकिन बहुत समय तक पानी बहुत ही गंदा आ रहा था। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। तो यानी कि इसका मतलब है समस्या थी कहीं ना कहीं, उसका समाधान हो वो अलग बात है, लेकिन बहुत समय तक वो उस गंदे पानी के साथ गुजारा करना पड़ा। मैं और दूर नहीं जाता, मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप जब ये बात करते हैं, मैं दोनों प्रवक्ताओं से बात पूछना चाहूंगा कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार होती, ये आप समझिए कि अगर आपकी दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती और वहां पर उपराज्यपाल अगर वहां पर बैठक बुलाते, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक बुलाते, तो क्या वो आपत्ति होती कि भाई आप कैसे बैठक बुला रहे हैं? इसका आप उत्तर दीजिए। मैं चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता भी इस बात का उत्तर दें कि ये आपत्ति या ऐतराज तब जताया जा रहा है जब राज्यपाल की नियुक्ति किसी और राजनीतिक दल से हुई है। बता दीजिए ढिल्लों साहब एक बार। विपिन जी, ऐसा है कि अभी जो पानी है वो दिल्ली में पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को बिल्कुल साफ पानी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। और उसके बाद जो आप चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात रखें। सवाल पूछा आपने कानून के अनुसार चलते हैं। अगर एलजी हमारा होता तो एलजी कभी ऐसे इंटरफेरेंस नहीं करता था, चाहे कोई भी सरकार होती। हमारी पार्टी में ऐसा काम नहीं चलता है, ओछापन नहीं चलता है। नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि एलजी का जो पार्टी है उसमें उनको कोई बैठक बुलानी नहीं चाहिए।
किसी भी सरकारी विभाग की? क्या ये उत्तर है आपका? मैं फिर वो चाहूंगा इस पे भाजपा के प्रवक्ता भी रोशनी डालें, क्योंकि ये निश्चित बात है, दर्शक एनबी के जानना चाहेंगे कि क्या आप संविधान की दुहाई तो सारे राजनीतिक दल देते हैं, नेता देते हैं, कि क्या एलजी का जो पद होता है कि वो सरकारी विभाग की कोई बैठक नहीं बुला सकते जिस राज्य में वो नियुक्त होते हैं? तो नहीं बुला सकते, बिल्कुल संविधान के अनुसार नहीं बुला सकते। ये स्पष्ट किया है कि जो डिपार्टमेंट की डायरेक्ट पुलिस की बुला सकते हैं, भूमि संबंधी कोई हो उसकी बुला सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बुला सकते हैं। उसके बिना अगर कोई मीटिंग बुलानी है तो वो गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को बोलेंगे, डायरेक्ट बुलाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। सुरेंद्र ये सिंह जी, अदालत ने फैसला क्यों किया है? ठीक है, मैं आ रही हूँ विपिन जी, ढिल्लों आप साहब। सोचिए, अदालत ने डिपार्टमेंट्स की जो बंटवारा किया इसीलिए किया ना कि खींचे तनातनी ना बने। अदालत ने डिपार्टमेंट्स का बंटवारा किया ढिल्लों साहब, लेकिन ये नहीं कहा कि आप एक पार्टी के हैं, अगर आपके अंदर जो विभाग है उसी विभाग पर कार्य करेंगे। इसका बंटवारा नहीं किया है। आप हर विभाग पर ध्यान दे सकते हैं, सरकार आपकी भी है, वहां पर हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे आप वहां पर। किया है अदालत अगर ने, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे ना। और ये दूसरे विभाग जो हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जल का, ये सारे विभाग दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई मसला होता है तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे ढिल्लों साहब? हम कुछ बेहतरी के लिए, कुछ सुझाव के लिए कि दिल्ली के विकास के जिस राज्य नहीं, दिल्ली सरकार, दिक्कत तो यही है ना विपिन जी, दिक्कत तो यही है, विडंबना यही है, इतनी क्षीण मानसिकता हो गई है कि अगर आपके पास जो विभाग है आप सिर्फ उसी पर कार्य करेंगे, आपको दूसरे विभाग में कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ ढिल्लों साहब। सुरेंद्र सिंह जी, जो कर रहा है वो ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी। मुस्कान जी, ये तो दिल्ली विपिन जी ने सवाल पूछा आपसे, पहले उसका जवाब दीजिएगा। ये कि संविधान से ये देश नहीं चलेगा, सरिया से चलेगा ये देश। ये देश, आम आदमी पार्टी ये कान खोल के सुन ले, ये देश जो है संविधान से चलेगा, किसी सरिया या किसी सुरेंद्र सिंह की रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, यहाँ पर हिंदू मुसलमान मत करिए। क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं आप इस मसले को? कोई मसला नहीं है, क्यों लेकर आ रहे हैं आप इस बात को बीच में? जाके देखिए केंद्र प्रदेश में क्या ऑर्डर एनजी का नहीं चलता है। सुरेंद्र सिंह जी, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि जो सरकार चाहेगा वही होगा? ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? वो एनजी है, वो इस देश का जितना पावर मुख्यमंत्री को है, जिस स्टेट का उतना पावर उनको भी है। क्या उनको हक नहीं है कि स्टेट का जो है, प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है कैसा चल रहा है, इसकी हम समीक्षा करें? अब सुरेंद्र सिंह जी, एक सवाल पूछ लूं आपसे तो जवाब दे देंगे क्या? अगर स्वास्थ्य विभाग की इतनी चिंता है उनको, तो फिर कूड़े के ढेर पर क्यों नहीं ध्यान दिया उन्होंने? क्या उससे बीमारियां नहीं फैल रही हैं क्या? मुस्कान जी, इसके लिए तो जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है ना। 13,000 करोड़ से ज्यादा जो है केंद्र सरकार से पैसा आया हुआ, कर्मचारी को वेतन नहीं दिए। तो जब वेतन नहीं देंगे आप, तो फिर क्या होगा बताइए ना? कर्मचारी हड़ताल में जाएगा, कर्मचारी तो काम छोड़ेगा ना। ये किसकी जिम्मेदारी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिया था ना। बिल्कुल यही इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे आपसे सुरेंद्र सिंह जी। कर्मचारी को ठीक है, इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे आपसे विपिन जी। इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि आखिर अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे के बाद भी क्यों इस पर बातचीत नहीं हो रही है। उसका कारण अब खुद इन्होंने दे दिया है, जवाब दे दिया सुरेंद्र सिंह जी ने। देखिए, बिल्कुल ईमानदारी से एक बात बोलूंगा कि मेरे को इनकी आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि इनका इको हो रहा है। जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, इनकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही। इन्होंने जो विचार रखे मेरे तक पहुंचे नहीं, क्योंकि या तो इन्होंने दो फोन उनके ऑन है या कहीं वाइब्रेशन का क्लैश हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये बात समझने की आवश्यकता है इस समय कि अगर देखिए बार बार उसी बात का जिक्र हो रहा है कि क्योंकि दिल्ली को, राजधानी को ये पूर्ण स्तर का ओहदा नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर ये एक चुनौती है, सबके लिए चुनौती है, केंद्र के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी चुनौती है। तो यहाँ पर इस चुनौती से दोनों को निपटना है। तो बीच में ये स्वाभाविक है कि ऐसी बातें आएंगी, तो इसको मतभेद न समझकर ये समझा जाए कि यहाँ पर इन चुनौतियों के साथ कैसे निपटा जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अहम ले आते हैं बीच में, तो उसमें नुकसान एक आम आदमी का होगा। ये बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार विवाद हो रहा है। ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, बाधा डाल रही है, और यही केंद्र सरकार बोलती है, वो अपनी जगह उनकी बात दुरुस्त है, बोलती है जहां पर श्रेय लेने की बारी आती है,
वहां पर तो केजरीवाल साहब बिल्कुल सबसे आगे होते हैं, बोलते हैं ये काम हमने करा, जो काम उनसे होता नहीं है वहां वो पल्ला झाड़ देते हैं, बोलते हैं ये मोदी सरकार जो है वो बाधा डाल रही है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को एक मंच पर आना पड़ेगा। उसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप पहल करें, आप दो कदम बढ़ाएं आगे, और तभी आप जो वायदे करे हैं, चाहे केंद्र सरकार ने वायदे करे हैं, अगर हम मोदी सरकार की बात करें, बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था कि हम आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। हमारे कान तरस गए हैं सुनने के लिए कि कब हम बात करें, कुछ ऐसी सकारात्मक बातें करें कि स्टार्टअप सिस्टम की बात करें, हम लोग एमएसएमईज को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो करें, उसके बाद कैसे प्रवासी मजदूरों को और सशक्त करा जाए, महिलाओं को सशक्त कैसे करा जाए, और आप अर्थव्यवस्था की बातें करें, आप कैसे शिक्षा के स्तर को और अव्वल दर्जे पे ले जाएं, वो बातें होनी चाहिए। लेकिन आधा से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने में। तो यहाँ इस चीज से बचने की आवश्यकता है, और ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए ना, अभी हम ये बात कर रहे थे कि अगर अधिकार क्षेत्रों की बात करें तो जो विभागों का बंटवारा है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके अंडर क्या विभाग है। सुरेंद्र सिंह जी ने भी वही कहा, अभी अगर सफाई व्यवस्था है, कूड़े के ढेर जो लगे हुए हैं उसमें एलजी को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि ये भी आम आदमी पार्टी की गलती है क्योंकि उन्होंने सैलरी नहीं दी है, सारी आम आदमी पार्टी की गलती है। तो और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये काम बीजेपी का है एमसीडी में सफाई करवाने का, तो फिर किसे समझा जाए जिम्मेदार इसके लिए? निश्चित। ये आपने किससे पूछा सवाल? आप ही से विपिन जी। देखिए वही वाली बात है कि यहाँ पर ये कैच 22 सिचुएशन बनी हुई है इस समय, और ये एक ऐसा पेज फंस गया है जाकर कि जहां पर जिसका समझ नहीं आता कि कैसे समाधान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर कि कह रहे बातों के लिए तो सब तैयार है यहाँ पर, कि यहाँ पर कथनी और करनी में बड़ा फर्क हो रहा है, क्योंकि बातें हो रही हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। यहाँ पर कि हर कोई ये दावा कर रहा है कि हम लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली वासियों का, देश का विकास चाहते हैं, जनमानस का विकास चाहते हैं, लेकिन उस पे अमल कैसे होगा, ये इससे सब लोग चूक रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर उसका समाधान एक ही है कि जब तक आपस के मतभेद बुलाए नहीं जाएंगे, और ये आप लोग ये नहीं इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि ये देश हम सबका है और दिल्ली राजधानी एक अभिन्न हिस्सा है इस देश का। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि यहाँ पर सरकारें तो आज किसी राजनीतिक दल कोई सत्ता पे काबिज है, कल कोई और रहेगा, कोई हमेशा के लिए तो आ नहीं गया सत्ता पे काबिज रहने के लिए। तो यहाँ पर ये बातें समझनी पड़ेगी कि अगर कोई अच्छी नजीर पेश करता है, पहल करता है, तो उससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि आपकी देश की जनता को, और जनता ये बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि ये जो राजनीति हो रही है। आपके पास ठीक है। सुरेंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी सीधे एक सवाल कर रही है, सवाल उनका वाजिब है। अगर आपको जल बोर्ड के अधिकारियों से बैठक करनी थी तो आपने सीएम से क्यों नहीं कहा? सीएम क्यों नहीं रहे उस बैठक में शामिल? सीएम से क्यों नहीं पूरी जो रिपोर्ट है वो ली गई? अभी तो आम आदमी पार्टी के विधायक किसी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए एलजी साहब के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें जो है एलजी अपना कब्जा करना चाह रहे। फिर आपने ही सवाल किया कि जो एमसीडी के लिए पूरा जो गंदगी पड़े हुए हैं वो इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम नहीं लिए क्योंकि उनको पता था कि वो 13,000 करोड़ से ज्यादा जो है घपला कर चुके हैं केंद्र सरकार का, तो वो नाम इसलिए नहीं लिए। एलजी साहब जो है अब तो एमसीडी खत्म हो चुका है, अब तो कमिश्नर साहब आ चुके हैं। तो आप भी सोच के देखिए, वो जो बैठक करना चाह रहा था, सिर्फ ये 2-3 चीज के लिए तो बैठक नहीं करते हो। उनका बैठक का अर्थ ये था कि जो दिल्ली के अंदर समस्या है, हम उन समस्या के ऊपर जो है बैठ के तो दिल्ली गवर्नर को क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो आम आदमी पार्टी के सिर्फ क्यों उन्होंने बोला? आप इसका भी सोच के देखिए ना, क्योंकि उनको पता था कि अगर इससे ज्यादा अगर हम कुछ और बोलते हैं तो हम स्वयं को फंस जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार और दिल्ली के जो नेता है आम आदमी पार्टी के, ये सारे खुद को जो है भ्रष्ट में लिप्त है। आप देखिए सदन जेल के ऊपर एपी का छापा लगा हुआ है, और आज जो है तमाम ऐसे चीज उनके सामने निकल के आए कि कहाँ उनका जमीन है, 16 करोड़ से ज्यादा जो है
खुद स्वयं को वो जो है माना कि हाँ मैंने इस तरह का काम किया है। तो ये तमाम चीजों को घुमाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी साहब को बदनाम करने का काम किया। ठीक है ढिल्लों साहब। मुस्कान जी। मेरे ख्याल में ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये जो आज की बहस चल रही है, डिबेट चल रही है, इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत पे जाना पड़ेगा। सच्चाई तो लोगों के सामने है। असलियत में तो एमसीडी के चुनाव जो है उनको किसी ना किसी तरीके टाला जा रहा है, और जिस दिन भी एमसीडी के चुनाव होंगे उसमें भी भाजपा को पता चल जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है, दिल्ली के लोगों के दिलों में क्या उनका ये जो गंदगी डाल के रखना, ये जो आम आदमी पार्टी के सिर पर ठीकरा फोड़ना, ये सारी इनकी चाल, इसको लोग अच्छी तरह समझते हैं। और एलजी साहब जो ये इंटरफेरेंस ऐसे कर रहे हैं, जानबूझकर एलजी साहब भाजपा के इशारे पर ये कर रहे हैं। असलियत में वो भी जानते हैं और उनके स्टाफ को भी पता है, उनके ऑफिसर्स को भी पता है कि उनका काम करने का दायरा कहाँ पे है, किस दायरे के अंदर है कि उन्होंने काम करना। मैं दोबारा फिर ये बात करूंगा कि अगर एलजी साहब को किसी भी बात की शिकायत है, किसी भी डिपार्टमेंट में उनको कोई बात करने की जरूरत समझ रहे हैं वो, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट को बोले, दिल्ली सरकार को पत्र लिखे, दिल्ली सरकार को बुलाएं। उनके एक बुलावे पर दिल्ली सरकार उनके द्वार पे चली जाती है, बजाय इसके कि वो जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाएं या किसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाएं। वो दिल्ली सरकार को क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं उनको अपने द्वारे पे बुलाते हैं? ठीक है विपिन जी, बात अब फिर से वहीं आकर रुकती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक जो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में अगर हम अतिक्रमण हटाने की बातें करें, और यहाँ पर जब एक मुहिम छेड़ी भाजपा ने, एमसीडी ने, तो वहां पर भी राजनीति हुई। तो एक तरफ तो ये बात बोली जाती है कि हमने सौंदर्यकरण करना है, वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है दिल्ली को, और सबसे बड़ी बात है सड़कें चौड़ी करनी है। अगर सड़कों को चौड़ा करना है, सौंदर्यकरण करना है, तो वो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, सारे राजनीतिक दल इस बात से सब पे बात लागू होती है कि फिर वहां वोट बैंक राजनीति शुरू हो जाती है। अपने अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए यहाँ पर राजनीति के मैदान में लोग कूद जाते हैं और वहां पर फिर एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं। तो आप या तो इस बात को तय कर लिया जाए कि अतिक्रमण हटाने या नहीं हटाने हैं, कि यहाँ पर अगर आपने सौंदर्यकरण करना है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, कि कोई आपका समाज का तबका कि वो उसको चोट ना लगे, वो किसी तरह से आहत ना हो, तो वो आपने देखना है कि या आपने शहर का विकास देखना है कि कैसे आपने शहर को और आगे ले जाना है। तो ये बातें सारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, ये कड़वा सच है ये, और ये हो रहा है, बार बार हो रहा है यहाँ पर। तो ये उसके आपने देखा कि लैंडफिल साइट्स का मैंने उदाहरण दिया, भलसवा की बात करें, गाजीपुर की बात करें, ओखला की बात करें, ये तीनों लैंडफिल साइट्स हैं, बार बार एक दूसरे बोला जाए कूड़े के ढेर बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या समाधान निकाला जाए, वहां पर भी राजनीति एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चित बात है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, और जवाबदेही किसकी बनती है ये भी तय नहीं हो रहा। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें कौन देगा ये भी तय नहीं हो रहा, यही पर पेच फंसा हुआ है। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना ज्वलंत मुद्दा बन गया है। और सबसे बड़ी बात है ये राजधानी में हो रहा है और दिन दहाड़े हो रहा है। तो यहाँ पर अब तो वक्त है कि यहाँ पर सब लोग जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदार बने, क्योंकि आप अगर ये इंतजार कर रहे हैं कि पानी पूरा सर के ऊपर से निकल जाएगा, फिर आप चाहे कुछ भी कर दे, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर अब कम से कम कोरोना काल के बाद सबने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हमने बहुत कुछ सबक सीखे, जब घरों में रहना पड़ा था इतने समय, एक सबकी एक तपस्या थी। तो अब कम से कम हम लोगों को अमल करना चाहिए कि जो प्रतिज्ञा ली, और यहाँ पर हम कैसे राजधानी को आगे ले जाएं। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, और निश्चित बात है कि चुनाव से प्रेरित है सब कुछ। ये हर कोई चाहता है कि चुनाव में बाजी मारी जाए और यहाँ पर कोई पीछे ना रह जाए, लेकिन इस बीच उनका सबसे पहले दायित्व बनता है सारे राजनीतिक दलों का, जनता की का क्या हित सबसे बड़ी बात है, उनकी भलाई किसमें है। तो वो अगर ये भूल जाएंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी,
जिस तरीके से अब दिल्ली में ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन सा विभाग किसके अंडर है और ये जिम्मेदारी कोई अपने समझ नहीं रहा है। जब तक जिम्मेदारी नहीं समझी जाएगी तो इस बीच में तो जनता पिस रही है। और ये मेरा सवाल आप दोनों से है कि जिम्मेदारी कब समझी जाएगी। देखिए मुस्कान जी, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, पूरा देश जानता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कोई सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं होगा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से उस मीटिंग में बैठे होते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे अंतराई लिए होते हैं, तो सीरियस, देखिए सीरियस होना पड़ेगा। तो इस तरह से नहीं कि उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। और केजरीवाल जी के बारे में आप सबको मालूम हो गया है कि उनसे बड़ा झूठा तो इस देश में कोई नहीं। जो व्यक्ति अन्ना हजारे जी से लेके तमाम ऐसे लोग थे, किरण बेदी जी, कुमार विश्वास जी, ये तमाम लोगों को ठगा। तो देश के और प्रदेश के लोगों को ठगने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से पंजाब के लोग भी आज ठगे महसूस हो रहे हैं। तो इसपे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? जो सिर्फ बात ये है ना कि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि अपना अधिकार क्षेत्र देख लीजिए, आप अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर लीजिए, वो बहुत है। वो कह रहे हैं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर लेंगे। अरे तो उनको मना किसने किया? आपको तभी हम तो आपको कौन मना कर रहा है अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने से? आप करिए ना अपने अधिकार क्षेत्र में काम। लॉ एंड ऑर्डर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में। अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपना अधिकार क्षेत्र में लाके काम करके जो काम इनको करना था वो काम हम कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं है आपको कि वो काम आप करें। सफाई के लिए फंड केंद्र सरकार ने दिया। बस जो है बिजली वाले जो बस जो है वो भी इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार ने दिया। तो ये तमाम योजनाएं जो है ये तो केंद्र सरकार की है। वैक्सीन जो है पूरे दिल्ली में केंद्र सरकार ने लगवाया। चलिए ठीक है, फ्री में अनाज जो दे रहे हैं वो भी केंद्र सरकार ठीक है। अपनी ये जो योजनाएं हैं, ये जो आपके काम है, इनको गिनवाने से अच्छा होगा कि जिम्मेदारी को समझ लिया जाए। और अगर अपने अपने अधिकार क्षेत्र निर्धारित हैं तो उन्हीं को पहले बेहतर कर लीजिए, दूसरे अधिकार क्षेत्रों को बाद में देखा जाएगा। अगर आप दोनों अपने अपने कार्य कर लेंगे तो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाने की जरूरत होगी नहीं आपको। ढिल्लो साहब, मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी। एमपी साहब ने ये मीटिंग बुला के गलती की। अरे तो मुख्यमंत्री साहब आप खुद मीटिंग बुला लो, जो भी समस्या है उसको हल कर दो और उसकी रिपोर्ट दे दो एमपी साहब को कि हमने आपने मांगी उनसे रिपोर्ट? ये स्वास्थ्य का आपने सीएम से रिपोर्ट मांगी क्या? कर दिया। आपने सीएम से रिपोर्ट मांगी सुरेंद्र सिंह जी? हेलो, एलजी ने सीएम से रिपोर्ट मांगी क्या? नहीं, अभी जब उन्होंने आरोप कैसी बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र सिंह जी? ठीक है, चलिए ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, ठीक है। समय की कमी है मेरे पास, ठीक है, समय समाप्त हो जा रहा है। ढिल्लो साहब जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मुस्कान जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं ये ज्यादा ऊंची ऊंची बोल के जरा अपने आप को स्पष्ट करना चाहते हैं। वो नहीं ऐसे चलता है। देश के संविधान के अनुसार चलता है और संविधान की मर्यादा जो है उसके अंदर ही जब संविधानक पद पर बैठे हो तो वो मर्यादा निभानी चाहिए। उस मर्यादा से बाहर जाएगा तो लोग आपको, ये आप सभी के लिए है ढिल्लो साहब, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है ढिल्लो साहब, समय की कमी मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन अगर बात संविधान की आए तो संविधान पर कार्य करने की, संविधान की ओर ध्यान देने की सभी को जरूरत है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी। दोनों अगर अपने अधिकार क्षेत्रों का काम करें और अगर इस तरीके से बैठक बुलाई भी जा रही है तो सीएम से पहले संपर्क करना चाहिए। बाकी जो भी प्रक्रिया होती है उसको निभाते हुए अगर काम करे दिल्ली में दोनों उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार, तो दिल्ली वासियों के लिए ये सबसे बेहतर होगा और उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं इसके मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।